नमस्कार दोस्तों। आज हम जो धातु अधातु कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर है तीसरा नंबर, उसके जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को आज क्लियर करने वाले हैं। तो बुक में से निकाल के जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट वाले सभी को मैं आज आपके सामने ले आया हूँ। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अब बताओ ऐसी धातु जो जिसमें क्या होता है कि एक धातु उसके अंदर होती है जिसमें क्या होता है अमलगम। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसके अंदर एक धातु, मिश्र धातु किसको बोलते हैं सभी को पता है, कई बार पूछा जाता है। दो या दो से अधिक धातु से मिला के जो धातु बनाई जाती है उसे कहते हैं मिश्र धातु। अब जो अमलगम बनता है वो एक मिश्र धातु है और उसके अंदर एक धातु तो हमेशा रहती है, वो होती है दोस्तों पारा। तो पारा इसके अंदर हमेशा शामिल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देख लो। अब इसके अंदर कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी सोने की बात हो रही है। जो सोना होता है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बाकी सभी जैसे तांबा, जिंक, पोटेशियम आप बाहर डाल दो, इनको ऑक्सीजन से संयोग करके वक्त के साथ खराब होने लगते हैं, लेकिन जो सोना होता है वो कभी खराब नहीं होता। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। कौन सा आएगा इसमें? गोल्ड यानी सोना। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक यहाँ पे बात कर रहे हैं चांदी की, जिसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ये होता है एल्यूमिनियम का। इसके बाद में निम्न में कौन सी उपधातु है? अब देखो यहाँ पे उपधातु कौन सी आएगी, देखो कॉपर, यहाँ पे आयरन और यहाँ पे निकल। ठीक है, तीनों ही धातु है। और यहाँ पे जो Sb ये उपधातु होगी। इसको शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, सभी को पता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। मैक्सिमम सोना 22 कैरेट से होता है। उसके अंदर 2% कुछ मिलाया जाता है जिसके कारण सोना कठोर रहता है। तो अलग धातु मिलाई जाती है तो मिश्र धातु से बनाया जाता है, बल्कि जो ओरिजिनल सोना होता है वो होता है दोस्तों 24 कैरेट का। चलिए इसके बाद देखते हैं पीतल क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है, सभी को पता है पीतल क्या होती है, एक मिश्र धातु है। उसके बाद निम्न में से किसी चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटने वाली धातु कौन कौन सी है? यहाँ पे लिथियम हो गया, और यहाँ पे बात करें तो सोडियम, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिथियम Li या फिर Na, दोनों में कोई भी आ सकता है इसके अंदर, जिसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? देखो इसमें आपको सीधा डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि कौन सा होगा यहाँ पे CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद में निम्न में से कौन अधातु है? अधातु यहाँ पे कौन अधातु है? तो यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं, जबकि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम होगा, Au हो गया, यहाँ पे तीनों की तीनों क्या होंगी? धातु होगी। और कार्बन क्या होता है दोस्तों? अधातु होता है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु आगे क्या होती है? अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यानी जो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातु आती है जो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। यदि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धनायन बनेंगे, सभी को पता है। यदि निम्न विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ऋणायन बनेंगी। और कोई क्रिया नहीं तो वो उदासीन होगा। धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? सबको पता है धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वो है चुंबकीय अशुद्धि। यानी ऐसी अशुद्धि है जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। तो जैसे मान लीजिए लोहे वगैरह को उनसे अलग करने के लिए उसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि का ही काम मिलेंगे। तो यहाँ पे सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पलवन विधि से। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु यानी ऐसी मिश्र धातु जिसके अंदर एल्यूमिनियम तो मिलाया जाता है। तो यह हो गया मैग्नीशियम। तो ये मिश्र धातु से रिलेटेड 1% जरूर आता है इसके अंदर, तो आप ये तैयार रखिएगा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 से। किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे दे रखा है 4, 5, 6, 7 और 8। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये हो गया दोस्तों S8। यहाँ क्लियर नहीं लिख रहा, मैं दिखाता था इसको S8। तो S8 ऑप्शन नंबर C यहाँ पे S8 हो जाएगा। तो ये साधारण गंधक की बात हो रही है, किस आणविक रूप में पाया जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4
यानी P4, ये फास्फोरस का हो गया। इसके बाद में सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सबको पता है कि जो अम्लराज होता है उसके अंदर सोना घुल जाता है। अम्लराज का मतलब किसको बोलते हैं? अम्लराज जो अम्लों का राजा है, उसमें क्या होता है, सोना घुल जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? ब्रोमीन। यानी दोस्तों कहीं यहाँ पे पारा पे टिक लगा जाते हैं, लेकिन पारा क्या है, यहाँ पे धातु है। यदि प्रश्न ऐसे आता कौन सी धातु जो कमरे के ताप पे भी द्रव अवस्था में रहती है, धातु की बात होती है, यहाँ पे आंसर होता है पारा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कौन सी अधातु जो कमरे के ताप पे द्रव होती है, जो ब्रोमीन। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन से मिश्र धातु बनती है सोल्डर। और सोल्डर के उपयोग पूछे तो विद्युत जो तारों होता है उनको वेल्डिंग करने में, जोड़ने में काम में आ जाता है सोल्डर। तो यहाँ पे सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है सोल्डर। निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है? कौन अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पे कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। निम्न में से कौन अति ज्वलनशील है? यहाँ पे फास्फोरस यानी सफ़ेद फास्फोरस है, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील सफ़ेद फास्फोरस आ गया। उसके बाद विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु तो किस पे जाएगी? एनोड पे। और शुद्ध धातु कहाँ जाएगी? कैथोड पे। निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील है? यानी इनमें जो दे रखी है उनमें कोई क्रियाशील धातु यहाँ पे हो जाएगी के यानी पोटेशियम। इसके बाद में वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी साधारण गंधक। कई बार पूछा जाता है वल्कनीकरण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। इसके बाद 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? अब देखो 1 ग्राम सोने में ही कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। यानी इसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है सबसे अधिक। तन्यता यानी पतला होना, उसे तार बनाया जाता है। तो 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी काफ़ी अधिक तन्यता पाई जाती है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर जो मरकरी होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस एक से किया जाता है? यानी बॉक्साइट Al2O3 2s2। ये सूत्र देख लेना बॉक्साइट का, Al2O3 2s2। कई बार सूत्र भी डायरेक्ट पूछ लेता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, वो कहलाता है धातु बल। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैक्सिमम मैंने यहाँ से छांट के लिए हैं, तो इससे बाहर कोई जाने वाला नहीं है। तो ये छोटे छोटे एक बार लाइन के क्वेश्चन है, तो इसको एक बार नज़रों से निकालिए ज़रूर। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाता है? यह होता है अपरूपता। यानी अपरूप किसे कहते हैं? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होना ही कहलाता है अपरूप कहलाता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। इसके बाद लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो सबको पता है जिंक की परत चढ़ाई, यानी Zn की। यानी जितने भी लोहे की वस्तुएं उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा के उनसे सुरक्षित किया जाता है, जंग वगैरह नहीं आती। किसी यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिप्सम होता है उसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अभिक्रियाशीलता के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसमें विक्रिया पूछेगा, मतलब विक्रियाशील कौन सी धातु ज़्यादा है, फिर कम। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे Mg सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में Al है, फिर Jn है, फिर Ap है, यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। रॉयल जाल यानी एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? तो यहाँ पे होता है 3:1। तो ये तो इतना गहराई से पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि इनसे बाहर कोई प्रश्न जाए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। शुद्ध धातु की सतह सबको पता है चमकदार होती है। अधातु और काली ये होती है अधातु की परत होती है, अधातु बल्कि चमकदार होती है धातु की। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभी भी बताया दोस्तों, तन्यता। ठीक है, तो पतला तार बनाना तन्यता। सबसे अधिक पतला तार सोने से बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने में ही 2 किलोमीटर लंबा तार। कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, तो इसको बोलते हैं आघात वर्णित। आघात मतलब चोट पहुंचाना, तो इसी तरह समझ जाना आप। आघात
वर्ध्यता, कई बार इनकी परिभाषा भी पूछ लेता है। आघात वर्ध्यता आएगा। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक धातुएं, यानी मैक्सिमम धातुएं होती हैं जो मतलब किसी भी कठोर सतह से टकराएंगी तो आवाज़ निकलती है उनमें से, उनको सोनोरस भी बोलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? अभी अभी बताया सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अब देखो एकमात्र अधातु है जो चमकीली होती है, वो होती है आयोडीन। आयोडीन क्या होती है? चमकीली। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबको पता है, जो हीरा है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत छटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे पूछा जाता है एनोडीकरण। एनोडीकरण यानी किसी एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत छटाना ही क्या कहलाएगा? एथोडीकरण। ये हो गए दोस्तों यहाँ पे टोटल पर्सन हो गए यहाँ पे 46%। मैक्सिमम जितने भी इसके अंदर पर्सन बनने लायक थे ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। इसी तरह नेक्स्ट जितने भी पार्ट हैं, जितने भी अध्याय आपके हैं, तो सभी प्रश्नों सभी अध्यायों में कोशिश करूँगा कि A1 लाइनर क्वेश्चन यानी छोटे क्वेश्चन या फिर जो भी आपके रिक्त स्थान वगैरह आते हैं, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो सभी क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। जितने भी छोटे पर्सन हैं इनसे बाहर जाएंगे नहीं। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।